ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 85। दोनों पक्षों में घबराहट का माहौल बना हुआ था। मृदुल जी, हमारी वजह से आपको लगभग पद से हटा दिया गया, ये सब हमारी गलती है। सुरेश नायर और अन्य लोग अर्जुन कपूर के सामने झुककर अपनी गहरी माफी प्रकट करने लगे। आज से हम स्वेच्छा से अपना निर्णय लेने का अधिकार छोड़ते हैं। हम एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिससे हम अपनी पूरी निर्णय लेने की शक्ति मृदुल जी को सौंप रहे हैं। अब से हम मृदुल जी के नेतृत्व में काम करेंगे। सुरेश नायर ने सभी की ओर से बात की। सामूहिक रूप से उनके पास यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के 30% शेयर थे। अब वे अपनी निर्णय लेने की शक्ति अर्जुन कपूर को सौंप रहे थे, और जब अर्जुन कपूर के खुद के शेयर इसमें जुड़ गए तो अकेले उनके पास यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप की 50% से अधिक निर्णय लेने की शक्ति आ गई। इस प्रकार यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में आ गया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी। मृदुल जी, ये हमारी माफ़ी और आपका धन्यवाद है। अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारे परिवार अभी भी यशवर्धन ठाकुर के कब्जे में होते। सुरेश नायर ने कहा। अर्जुन कपूर ने इसे अस्वीकार नहीं किया। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर पूरा नियंत्रण रखना उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। शीघ्र ही उनकी अनुमति पत्र तैयार की गई और सभी ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर अर्जुन कपूर को पूर्ण निर्णय लेने की शक्ति सौंप दी। अर्जुन कपूर ने भी हस्ताक्षर किए और इस प्रकार अनुमति पत्र आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया। आज से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप में अंतिम निर्णय का अधिकार केवल अर्जुन कपूर के पास था। सिस्टम का इनाम। उसी समय सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। कपूर परिवार की गतिविधियों को हल किया, राकेश कपूर और यशवर्धन ठाकुर को करारी शिकस्त दी और मिशन पूरा किया। बधाई हो। प्राप्त किया। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 35% स्वामित्व। बधाई हो। प्राप्त किए 53 अनुभव अंक। मिशन पूरा हो गया और अर्जुन कपूर को गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 35% अतिरिक्त स्वामित्व प्राप्त हुआ। अब अर्जुन कपूर के पास गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 65% स्वामित्व था, जो पूर्ण नियंत्रण के बराबर था। अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के कुछ विश्वसनीय वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे। स्वाद ग्रुप के खिलाफ योजना। अर्जुन कपूर स्वाद ग्रुप से निपटने के लिए कुछ रणनीति बनाना चाहते थे। वे स्वाद ग्रुप को कुछ समय तक उलझाए रखना चाहते थे ताकि ईशा पटेल उचित तैयारी कर सके। जब सही समय आएगा तो वे एक साथ 2 मोर्चों से हमला करेंगे। स्वाद ग्रुप का ध्यान पूरी तरह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर लगाने के लिए अर्जुन कपूर ने पहले उन्हें थोड़ी मीठी सफलता देने की योजना बनाई। इसे करने का तरीका आसान था। स्वाद ग्रुप के हमले के बारे में अनजान बनने का नाटक करना और जानबूझकर कुछ 100 करोड़ का नुकसान उठाना। जब स्वाद ग्रुप को अपनी योजना सफल होती दिखेगी तो वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। कुछ 100 करोड़ का नुकसान झेलकर स्वाद ग्रुप को इस जाल में फंसाना पूरी तरह से फायदेमंद था। आखिरकार यदि भविष्य में स्वाद ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तो अर्जुन कपूर को उससे जो लाभ मिलेगा वह कुछ 100 करोड़ से कहीं अधिक होगा। पटेल ग्रुप में हलचल। दूसरी ओर पटेल ग्रुप के मुख्यालय के सामने एक आकर्षक महिला एक लग्जरी कार से बाहर निकली। वह एक गुप्त रूप से खींची गई तस्वीर पकड़े हुए थी जिसमें अर्जुन कपूर और ईशा पटेल थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि ईशा पटेल की बुआ अनुराधा पटेल थीं। इस बार वह अपने भाई यानी ईशा पटेल के पिता के आदेश पर मुंबई आई थी, उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए जो ईशा के साथ था। पटेल परिवार के लिए ईशा पटेल सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी। चाहे वह उसकी शादी हो या प्रेम जीवन, ये पटेल परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था। फोटो को देखकर अनुराधा पटेल सीधे पटेल ग्रुप के मुख्यालय में प्रवेश कर गई। कुछ ही देर में पटेल ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय का दरवाजा खुला। ईशा पटेल ने ऊपर देखा और तुरंत आश्चर्य से भर उठी। बुआ, आप यहाँ कैसे? ईशा पटेल ने हैरानी से पूछा। मैं पास में यात्रा कर रही थी और सोचा कि जब मैं मुंबई में हूँ तो अपनी प्यारी भतीजी से मिल लूँ। अनुराधा पटेल ने मुस्कराते हुए कहा। कपूर परिवार में हलचल। दूसरी ओर कपूर परिवार के घर में राकेश कपूर एक बुरी हालत में लौटा। क्या असफल हो गए? बुजुर्ग कपूर ने आश्चर्य से पूछा। पिता, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। राकेश कपूर ने विस्तार से पूरी घटना सुनाई। धमाक। गुस्से में बुजुर्ग कपूर ने अपना सबसे पसंदीदा मिट्टी का चाय का प्याला तोड़ दिया। अर्जुन कपूर, वह नीच लड़का। बुजुर्ग कपूर ने गुस्से से दांत पीसे। उनकी चाल इतनी पक्की थी, फिर भी अर्जुन कपूर ने सब बर्बाद कर दिया। पिता, मैं कुछ कहूँ?
राकेश कपूर ने संकोच किया। क्या पिता, अब का अर्जुन कपूर पहले जैसा नहीं रहा, वह अब बहुत मजबूत हो चुका है। पछाड़, बुजुर्ग कपूर ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसी समय एक नौकर दौड़ते हुए आया। मालिक, कपूर परिवार में एक विशिष्ट अतिथि आया है। अध्याय 86। कपूर परिवार में जो विशिष्ट अतिथि आया था वह कोई और नहीं बल्कि स्वाद ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन संजय देशमुख थे। पुराने देशमुख, आप अचानक यहाँ कैसे? बुजुर्ग कपूर ने संजय देशमुख को देखते ही जिज्ञासा से पूछा। संजय देशमुख ने इधर उधर देखा और पाया कि आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, तो उन्होंने सीधा मुद्दे पर बात की। मैं कल से शुरुआत करने वाला हूँ, इसलिए आपको सूचित करने आया हूँ। क्या? बुजुर्ग कपूर को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा है, कल से मैं अचानक यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला करूंगा। भले ही मैं उन्हें पूरी तरह से दिवालिया न कर सकूं, लेकिन उन्हें अधमरा कर दूंगा। मुझे पता चला है कि जिस अर्जुन कपूर ने आपके परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं, वह अब यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का अध्यक्ष बन गया है। अब मैं उस पर हमला करने जा रहा हूं। क्या आपको कोई आपत्ति है? संजय देशमुख ने अपनी योजना बताई। आपत्ति? मुझे क्यों होगी? मुझे तो बहुत खुशी होगी। बुजुर्ग कपूर ने हंसते हुए जवाब दिया। अगर कोई अर्जुन कपूर को बर्बाद करना चाहता था तो उन्हें कोई आपत्ति क्यों होगी? बहुत बढ़िया, कल मैं अर्जुन कपूर को कड़ी सजा दूंगा, संजय देशमुख ने घूरते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं, जितना कठोर कर सको उतना अच्छा। उसे सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दो, बुजुर्ग कपूर ने क्रूरता से कहा। पुराने देशमुख, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। मैंने अंबानी ग्रुप की ओर ध्यान भटकाने के लिए एक जाल बिछाया है ताकि अर्जुन कपूर का पूरा ध्यान वहां रहे, संजय देशमुख ने गर्व से कहा। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी योजना अचूक थी और अर्जुन कपूर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कल का हमला अचानक होगा और मैं निश्चित रूप से अर्जुन कपूर को चौंका दूंगा। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मैं यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का पूरी तरह से सफाया कर दूंगा। संजय देशमुख को बुजुर्ग कपूर की कोई मदद नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो हमारा कपूर परिवार पूरी ताकत से अर्जुन कपूर को कुचलने में मदद करेगा, बुजुर्ग कपूर ने वादा किया। अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया। संजय देशमुख के जाने के बाद राकेश कपूर ने कहा, पिता, अर्जुन कपूर ने मुझे आपके लिए एक संदेश देने को कहा था। क्या? अर्जुन कपूर ने कहा कि हमारी बदले की योजना विफल हो गई है, इसलिए अब हमें उसके बदले के लिए तैयार रहना चाहिए, राकेश कपूर ने जवाब दिया। क्या? ये सुनते ही बुजुर्ग कपूर का गुस्सा और बढ़ गया। वह छोटा नीच लड़का हमारा बदला लेने की हिम्मत करता है। उसे लगता है कि वह बहुत ताकतवर हो गया है। यह ऐसा ही है जैसे एक चींटी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो, बुजुर्ग कपूर ने हंसते हुए कहा। अगर अर्जुन कपूर हमसे बदला लेना चाहता है तो मैं देखूंगा कि वह कर क्या सकता है, राकेश कपूर ने ईमानदारी से सलाह दी। पिता, हमें सतर्क रहना चाहिए और पहले से तैयारी करनी चाहिए। एक बार जब संजय देशमुख कल हमला करेगा तो क्या अर्जुन कपूर के पास हमारे खिलाफ बदला लेने की ताकत बची होगी? बुजुर्ग कपूर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। पिता, सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम इन दिनों कपूर कैपिटल ग्रुप में जाकर व्यवस्था करो। अगर अर्जुन कपूर हमसे बदला लेना चाहता है तो वह सिर्फ कपूर कैपिटल ग्रुप पर हमला कर सकता है। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पर नियंत्रण। दूसरी ओर अर्जुन कपूर ने यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप छोड़ने के बाद गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। अब उसके पास गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 65% स्वामित्व था। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता प्रांत, विशेष रूप से मुंबई में मौजूद गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के खुफिया नेटवर्क पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने आदेश दिया कि उनसे कपूर परिवार और रेड्डी परिवार से संबंधित कोई भी खबर तुरंत उन्हें दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने माता पिता की मुंबई में हुई गुमशुदगी की जांच का आदेश दिया। यशवर्धन ठाकुर की योजना। उधर यशवर्धन ठाकुर अपने विला में गुस्से से भरा हुआ था। कब से मैं इस अपमान को सहन कर रहा हूँ? अर्जुन कपूर ने मेरा मुंह रगड़ दिया। धमाक, उसने गुस्से में लाखों का एक एंटीक फूलदान तोड़ दिया। नहीं, अब और सहन नहीं कर सकता। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मुंबई में कैसे जिंदा रहूंगा? तुम जाओ और पता करो कि अर्जुन कपूर अभी कहाँ है, यशवर्धन ठाकुर ने आदेश दिया। सबसे ज़रूरी बात ये पता लगाओ कि वह आज रात कहाँ रहने वाला है। रात में हमला करना ज़्यादा आसान था, इसलिए यशवर्धन ठाकुर ने रात में हमला करने की योजना बनाई। जी सर, उसके आदमियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। तुम जाओ और सभी बेहतरीन लड़ाकों को इकट्ठा करो, जितने ज़्यादा उतने बेहतर। तुम जाओ और गाड़ियाँ तैयार करो, कम से कम 20 गाड़ियाँ चाहिए। उसने एक के बाद एक आदेश दिए। अर्जुन कपूर, तुम इंतजार करो, आज रात तुम्हारा खेल खत्म, यशवर्धन ठाकुर ने दांत पीसते हुए कहा। इस बार वह सीधी ताकत से अर्जुन कपूर पर हमला करेगा। सुरक्षा का इंतजाम। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन कपूर को वह कॉल मिला जिसका वह इंतजार कर रहे थे। बॉस, हम जल्द ही मुंबई पहुंचने वाले हैं।
नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से फोन आया। अध्याय 87। युद्ध शुरू हो चुका था और अब यह अपने निर्णायक मोड़ पर था। कल नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का शीर्ष अधिकारी बनने के बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत कुछ कदम उठाए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे जैसे उनका कपूर परिवार से टकराव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनके अन्य दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन कपूर ने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 2 सामान्य बॉडीगार्ड टीमें मुंबई में तैनात कर दीं। हालांकि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की सामान्य टीमें भी किसी पेशेवर गुंडे या अन्य बॉडीगार्ड से कहीं अधिक सक्षम थीं। अंत में कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 3 विशेष टीमों में से एक को भी मुंबई बुलाने का फैसला किया। इस समय उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए एक विशेष टीम और 2 सामान्य बॉडीगार्ड टीमें बुलाने से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आवश्यक मानव संसाधन भी मिलेंगे। हालांकि ये टीमें मुंबई से काफ़ी दूर थीं, इसलिए आने में कुछ समय लगेगा। जब आओ सीधे मेरी कोठी में आना। फ़ोन कॉल के दौरान अर्जुन कपूर ने निर्देश दिया। उन्होंने इन्हें अपनी कोठी में ठहराने का निर्णय लिया क्योंकि कोठी बड़ी थी और वहां पर्याप्त कमरे थे। लगभग 100 लोगों की इन टीमों के लिए यही सबसे उपयुक्त जगह थी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अपनी कोठी का स्थान उन्हें बताया। जी बॉस। फ़ोन पर जवाब देने वाला व्यक्ति एक सामान्य बॉडीगार्ड टीम का प्रमुख था। अगले 1-2 घंटे में दूसरी बॉडीगार्ड टीम और विशेष टीम के प्रमुख ने भी फ़ोन या संदेश भेजकर अर्जुन कपूर को सूचित किया कि वे जल्द ही मुंबई पहुंचेंगे। यशवर्धन ठाकुर की योजना। दूसरी ओर यशवर्धन ठाकुर के लोगों को आखिरकार पता चला कि अर्जुन कपूर कहाँ है। मालिक, हमने पता लगा लिया है कि अर्जुन कपूर इस समय अपनी कोठी में ही है। लगता है कि वह आज बाहर जाने वाला नहीं है। ओह, मुंबई के बाहरी इलाके में, कोठी में। ये सुनकर यशवर्धन ठाकुर की आंखों में चमक आ गई। ये तो और भी अच्छा है। अब हमें खुलेआम हमला करने में आसानी होगी। यशवर्धन ठाकुर हंसने लगा। ये कितना संयोग था। मुंबई के बाहरी इलाके में कम भीड़भाड़ वाले स्थान पर अर्जुन कपूर खुद रह रहा था। अब वह बिना किसी झंझट के हमला कर सकता था। अर्जुन कपूर भी कितना भला इंसान है। उसे पता है कि हम उसे मारने आ रहे हैं और फिर भी वह ऐसे एकांत स्थान पर रह रहा है। बहुत बढ़िया। आज रात मैं उसे सही सबक सिखाऊंगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, करीब 7-8 बजे तक यशवर्धन ठाकुर ने 100 से अधिक गुंडे और 20 से अधिक गाड़ियों का इंतजाम कर लिया था। सिगार मुंह में दबाए यशवर्धन ठाकुर अपनी शानदार विला से बाहर निकला और अपने लोगों को देखा। चलो। यशवर्धन ठाकुर के आदेश पर पूरी टोली अर्जुन कपूर की कोठी की ओर रवाना हो गई। अर्जुन कपूर की चाल। जैसे ही यशवर्धन ठाकुर ने हमला शुरू किया, अर्जुन कपूर को तुरंत खबर मिल गई। इस समय वह अपनी कोठी में विनय चौधरी के साथ रात का खाना खा रहे थे। मोबाइल पर नज़र डालते ही अर्जुन कपूर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और विनय चौधरी की ओर देखा। भाई विनय, क्या तुम अपने अंडरग्राउंड प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो? क्या? विनय चौधरी ने हैरान होकर पूछा। बिल्कुल, ये तो मेरा सपना है, लेकिन बाकी अंडरग्राउंड बॉस को हराना इतना आसान नहीं है और मेरी ताकत भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज रात मैं तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र को कम से कम 2 गुना कर दूंगा, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। वह पहले से जानता था कि यशवर्धन ठाकुर हमला करने वाला है। यही गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के शक्तिशाली खुफिया नेटवर्क की ताकत थी। विनय चौधरी, जो खुद भी बेहद प्रभावशाली थे, को इस हमले की भनक तक नहीं लगी थी। अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आदमी बन जाऊंगा। विनय चौधरी ने तुरंत अपना रुख साफ कर दिया। अंडरग्राउंड दुनिया में अपना प्रभाव क्षेत्र 2 गुना करना किसी सपने से कम नहीं था। तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। टकराव का समय। आधे घंटे बाद यशवर्धन ठाकुर की भारी भरकम टोली अर्जुन कपूर की कोठी के बाहर आ पहुंची। सभी गाड़ियों से लोग बाहर निकलने लगे। यशवर्धन ठाकुर अपने सिगरेट को चबाते हुए धीरे धीरे अर्जुन कपूर की कोठी के गेट के पास आया। उसके पीछे 100 से अधिक पेशेवर गुंडे खड़े थे। हमला करो भाइयों, अंदर घुसो और इस अर्जुन कपूर को खत्म कर दो, यशवर्धन ठाकुर ने गरजते हुए आदेश दिया। गेट खुलते ही सभी गुंडे अंदर घुसने लगे। असली खेल शुरू हुआ। बॉस विनय, अब तमाशा देखने का समय आ गया है। अर्जुन कपूर ने अपनी शराब का गिलास रखा और विनय चौधरी को छत पर चलने का इशारा किया। जैसे ही वे तीसरी मंजिल की छत पर पहुंचे, विनय चौधरी के होश उड़ गए। नीचे करीब 100 गुंडे तेजी से कोठी की ओर बढ़ रहे थे। बॉस अर्जुन, हमें भाग जाना चाहिए, विनय चौधरी ने अर्जुन कपूर को खींचने की कोशिश की। इतने सारे लोग और हमारे पास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। लेकिन अर्जुन कपूर पूरी तरह से शांत खड़ा था। नहीं, बस तमाशा देखो, अर्जुन कपूर ने हल्के से कहा। बवंडर की शुरुआत। नीचे यशवर्धन ठाकुर ने ऊपर देखते हुए चिल्लाया। लड़के, तुम आज दिन में मुझे बाहर फेंकने पर गर्व महसूस कर रहे थे, है ना? अब देखो मेरे भाइयों को देखकर तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? अर्जुन कपूर मुस्कुराया और जवाब दिया। इतने कम लोगों में इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास क्यों?
कम, मेरे पास 100 से अधिक लोग हैं जो तुमसे निपटने के लिए काफ़ी हैं। यशवर्धन ठाकुर ने गर्व से कहा। ठीक है, अब तमाशा देखो। अर्जुन कपूर ने हाथ ताली बजाए। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यशवर्धन ठाकुर दंग रह गया। अध्याय 88। दुश्मनों में घबराहट फैल चुकी थी। यशवर्धन ठाकुर के गुंडों के अंदर घुसने से पहले ही 30 से अधिक ताकतवर और खतरनाक दिखने वाले लोग बाहर आ चुके थे। सिर्फ सामने ही नहीं, बल्कि बाईं, दाईं और यहाँ तक कि पीछे से भी 20 से 30 और लोग उनके रास्ते में खड़े हो गए। पल भर में वे पूरी तरह घिर चुके थे। धमाक, एक जोरदार आवाज आई और अर्जुन कपूर की कोठी का मुख्य द्वार बाहर से लॉक कर दिया गया। सूर्यास्त से पहले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 2 सामान्य बॉडीगार्ड टीमें और एक विशेष टीम यहां पहुंच चुकी थीं। अर्जुन कपूर ने ये चाल पहले ही सोच रखी थी, दरवाज़ा बंद करके कुत्ते को पीटना। ये नज़ारा देखकर यशवर्धन ठाकुर और उसके गुंडे घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? खासकर यशवर्धन ठाकुर, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसे लगा था कि वह अर्जुन कपूर को चौंका देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा अर्जुन कपूर ने उसे ही जाल में फंसा लिया। अब समझ आया, जब उसने पहली बार देखा था अर्जुन कपूर की कोठी का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था, जैसे उसे स्वागत करने के लिए। असल में ये सब अर्जुन कपूर की योजना थी। विनय चौधरी की हैरानी। ऊपर छत पर खड़े विनय चौधरी भी हैरान थे। मृदुल जी तो सच में अद्भुत हैं। अब उसे समझ आया कि अर्जुन कपूर इतना शांत क्यों था। उसने पहले से ही सब कुछ योजना के तहत कर रखा था। सच्चे रणनीतिकार वही होते हैं जो दूर बैठकर युद्ध जीतते हैं, और मृदुल जी ने ये कर दिखाया। यशवर्धन ठाकुर की गलतफहमी। यशवर्धन ठाकुर ने अपने आसपास देखा और अनुमान लगाया कि उसके चारों ओर करीब 110 से 120 लोग हैं। हालांकि यह उसके साथ आए गुंडों की संख्या से थोड़े ही अधिक थे। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग भी मजबूत हैं। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को हिम्मत दिलाने की कोशिश की। हा, अर्जुन कपूर, तुम कितने बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हें मुझ पर घात लगाकर हमला करना था तो कम से कम 200-300 लोग बुलाते। इतने कम लोगों के साथ तुम्हें जीतने का भरोसा कैसे हो सकता है? अभी भी यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा। यशवर्धन ठाकुर की इस बेवजह की आत्मविश्वास भरी बात पर अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। यशवर्धन ठाकुर, जीत का फैसला संख्या से नहीं बल्कि गुणवत्ता से होता है। उन्हें खत्म कर दो, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। युद्ध का आरंभ। भाइयों, हमला करो। यशवर्धन ठाकुर ने भी अपने आदमियों को लड़ाई में उतार दिया। इन्हें मार डालो। गुंडे दौड़कर नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड से भिड़ गए। लेकिन यशवर्धन ठाकुर की तबाही। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, यशवर्धन ठाकुर की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उसके प्रशिक्षित गुंडे सिर्फ कागज के पुतले साबित हुए। अर्जुन कपूर के बॉडीगार्ड्स ने सिर्फ कुछ ही वार में उनके सबसे अच्छे लड़ाकों को धूल चटा दी। खासकर आगे खड़े 30 विशेष सुरक्षाकर्मी किसी युद्ध देवता से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने एक ही वार में दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही पलों में यशवर्धन ठाकुर के 1/3 लड़ाके जमीन पर कराह रहे थे। थोड़ी देर बाद 100 से अधिक गुंडे या तो जमीन पर पड़े थे या पूरी तरह हार मान चुके थे। यशवर्धन ठाकुर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मेरे इतने मजबूत गुंडे इतनी आसानी से हार गए। यशवर्धन ठाकुर की बेइज्जती। अब यशवर्धन ठाकुर को पकड़कर अर्जुन कपूर के सामने घसीटा गया। अब भी लगता है कि मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं थे, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए पूछा। मैं हार गया, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैंने हार कैसे खाए? आखिर ये लोग हैं कौन? वे इतने ताकतवर क्यों हैं? ये लोग नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स हैं। क्या नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप? यशवर्धन ठाकुर पूरी तरह हिल गया। अब मैं समझा, यह हार तो तय थी। अंतिम अपमान। तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। कुछ नहीं, बस वैसे ही कोठी से बाहर चले जाओ जैसे तुमने मुझसे कहा था। बिल्कुल असंभव। तो ठीक है, तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए, उसे बाहर फेंको। जी सर। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स ने यशवर्धन ठाकुर को घसीटा और उसे धक्का देकर लुढ़का दिया। उसकी कपड़े फट गए और शरीर पर चोटों के निशान पड़ गए। अब वह कोठी के गेट के बाहर पड़ा था, एक पराजित आदमी की तरह। विनय चौधरी का नया साम्राज्य। बॉस विनय, अब से यशवर्धन ठाकुर की पूरी जमीन तुम्हारी है, अर्जुन कपूर ने कहा। धन्यवाद मृदुल जी। विनय चौधरी ने घुटनों पर झुककर अर्जुन कपूर को सम्मान दिया। अब से मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। स्वाद ग्रुप का हमला। अगली सुबह संजय देशमुख के नेतृत्व में स्वाद ग्रुप ने अचानक यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर हमला बोल दिया। अर्जुन कपूर की तरफ सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। कपूर परिवार से अलगाव का 19वां दिन। इनाम, विश्वस्तरीय प्राइवेट यॉट। अध्याय 89। दुनिया की पहली निजी यॉट। एक विश्वस्तरीय निजी यॉट। अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि आज का सिस्टम इनाम एक विश्वस्तरीय निजी यॉट होगा।
मुंबई एक तटीय शहर है और यहाँ निजी यॉट रखना आम बात है। कई अमीर परिवारों और व्यापारियों के पास एक या उससे अधिक निजी यॉट होती हैं। अधिकांश निजी यॉट की कीमत करोड़ों से लेकर दसियों करोड़ों तक होती है। लेकिन सिस्टम द्वारा दी गई यह विश्वस्तरीय निजी यॉट निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। अर्जुन कपूर ने सिस्टम नोटिफिकेशन के अंत में एक विस्तृत विवरण देखा और उसे खोलकर पढ़ने लगा। सिस्टम ने तुम्हें सोलेनजे निजी यॉट इनाम में दी है। ये दुनिया की शीर्ष 15 निजी यॉट में से एक है और प्रसिद्ध लुरसेन इंटरनेशनल शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। सोलेनजे निजी यॉट की कीमत लगभग 1.2 बिलियन युआन करीब 1500 करोड़ रुपये है। ये दुनिया की सबसे बड़ी यॉट में से एक है, जिसकी लंबाई 85.1 मीटर है। इसके अंदर का सारा डेकोरेशन दुनिया भर से लाए गए बेहतरीन सामग्रियों से बना है। आंतरिक सज्जा अत्यधिक भव्य और शानदार है। इस यॉट में 8 वीआईपी स्वीट्स, एक स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड, एक डाइविंग सेंटर, एक ओपन एयर सिनेमा, एक सौना। अर्जुन कपूर ने जब इस यॉट के विवरण को पढ़ा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 1.2 बिलियन युआन, लगभग 1500 करोड़ रुपये की कीमत। ये यॉट केवल मुंबई या कोलकाता प्रांत में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सबसे महंगी यॉट में से एक होगी। पूरे भारत में भी शायद ही कोई दूसरी यॉट इस स्तर की होगी। इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर भारत में विश्व स्तरीय निजी यॉट रखने वाला पहला व्यक्ति था। सिस्टम ने सच में यह इनाम सोच समझ कर दिया था। अब अर्जुन कपूर इस यॉट को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन सिस्टम की सूचना के अनुसार यॉट को मुंबई के बंदरगाह तक पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे, इसलिए उसे तब तक इंतजार करना होगा। आज की इनाम वास्तव में दिलचस्प थी। यह अर्जुन कपूर की पहली निजी यॉट थी और वह भी दुनिया की शीर्ष 15 में गिनी जाने वाली यॉट। संतोष के साथ अर्जुन कपूर अपनी दिनचर्या जारी रखता है। रात के खाने के बाद वह पाम मीडोज विला में अपने घर लौटने की योजना बनाता है। रास्ते में यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप से एक सूचना आती है। स्वाद ग्रुप ने हम पर हमला कर दिया है। ठीक है, मेरे पहले से तैयार किए गए प्लान के अनुसार चलो। अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। ये पहले से ही उसके अनुमान में था। चेयरमैन, हमने पहले ही घबराहट का नाटक किया है। अभी तक हमें 300-400 करोड़ का नुकसान हुआ है। बहुत अच्छा, मछली फंस चुकी है, अर्जुन कपूर ने कहा। स्वाद ग्रुप को फंसाने के लिए कुछ 100 करोड़ का नुकसान उठाना कोई घाटे का सौदा नहीं था। इसके अलावा उसने पहले ही स्वाद ग्रुप से 500 करोड़ निकाले थे। अगर वह 300-400 करोड़ को भी देता तब भी उसके पास 100 करोड़ का मुनाफा बचा रहता। इस समय अर्जुन कपूर सीधे पलटवार नहीं करेगा। वह चाहता था कि स्वाद ग्रुप अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर ध्यान लगाए। जब ईशा पटेल का पटेल ग्रुप पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो वे मिलकर स्वाद ग्रुप पर निर्णायक हमला करेंगे। अर्जुन कपूर का अनुमान था कि इस हफ्ते के अंत तक वह स्वाद ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर देगा। दूसरी ओर संजय देशमुख स्वाद ग्रुप के मुख्यालय में बैठा अपनी टीम से रिपोर्ट सुन रहा था। चेयरमैन, हमने जैसे ही हमला शुरू किया यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। ये सुनकर संजय देशमुख बहुत प्रसन्न हुआ। हा, वह नासमझ लड़का अर्जुन कपूर, क्या उसे पता भी है कि बिजनेस वॉर क्या होता है? सही कहा चेयरमैन, आपने जितना नमक खाया है वह लड़का उतनी दूरी तक चला भी नहीं होगा। उसने हमसे 500 करोड़ लिए। अब मैं उसे सही सबक सिखाऊंगा। बुजुर्ग कपूर ने अपने इस नालायक पोते को ठीक से नहीं संभाला तो अब मैं ही उसे संभालूंगा। आज दोपहर से यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप पर पूरा हमला करो। मैं चाहता हूं कि यह कंपनी दिवालिया हो जाए। जी चेयरमैन। रात में जब अर्जुन कपूर अपनी कोठी पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोस में ईशा पटेल के घर के आंगन में सिर्फ दिया पटेल ही नहीं बल्कि एक और महिला भी थी। यह महिला मध्यम आयु की पर बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी। अर्जुन कपूर ने उसे देखा और उसी समय वह महिला भी उसे देख चुकी थी। एक ही पल में महिला की आंखों में उत्साह चमक उठा। आखिरकार मिल गया वह युवक जिसका ईशा पटेल से गहरा संबंध है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि अनुराधा पटेल थी, जो ईशा पटेल के पिता के आदेश पर मुंबई आई थी। जब उसने पहली बार अपनी भतीजी से मुलाकात की तो उसने चतुराई से अर्जुन कपूर के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। उसे यकीन था कि अगर इस युवक का ईशा से गहरा रिश्ता है तो वह फिर जरूर दिखाई देगा। और आज वह बिल्कुल सही साबित हुई थी। अब मैं इस लड़के को और करीब से परखूंगी। बुआ, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। यह मेरे सीनियर हैं और हमारे पड़ोसी भी, अर्जुन कपूर। दिया पटेल ने अनुराधा पटेल का परिचय कराया। नमस्ते छात्र अर्जुन, अनुराधा पटेल ने मुस्कराते हुए अभिवादन किया। नमस्ते अनुराधा जी, अर्जुन कपूर ने विनम्रता से जवाब दिया। क्या अर्जुन मुंबई के ही रहने वाले हैं? हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। मुंबई के? यह अच्छा नहीं है। अनुराधा पटेल के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। मुंबई जैसे शहर से आने वाला व्यक्ति पटेल परिवार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता।
अगर वह ईशा पटेल का जीवनसाथी बनना चाहता है तो उसे कड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। अचानक अनुराधा पटेल ने अर्जुन कपूर से एक अजीब अनुरोध किया। क्या मैं तुम्हारी कोठी देख सकती हूँ? अर्जुन कपूर मुस्कुराया। बिल्कुल, आइए अंदर। और जैसे ही अनुराधा पटेल अंदर पहुंची, एक चीज ने उसकी पूरी सोच बदल दी। चैप्टर 90। बुजुर्ग बहुत खुश थे। ये चीज और कोई नहीं बल्कि वह शीर्ष प्राचीन वस्तु थी जिसे अर्जुन कपूर को सिस्टम से इनाम में मिला था, रूभट्टी आसमानी नीला चमकदार सूरजमुखी वॉश बेसिन। अनुराधा पटेल को प्राचीन वस्तुओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके पिता पटेल परिवार के मुखिया बुजुर्ग पटेल को इन चीजों का इतना शौक था कि वे उनके दीवाने थे। अपने पिता को खुश करने के लिए अनुराधा पटेल ने खुद को मजबूर किया कि वे विभिन्न प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करें। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन कपूर के घर में रूभट्टी आसमानी नीला चमकदार सूरजमुखी वॉश बेसिन देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकीं। पिछले साल अपने पिता के जन्मदिन पर अनुराधा पटेल ने उन्हें एक रूभट्टी की कृति उपहार में देने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसी दुर्लभ वस्तुएं आसानी से नहीं मिलतीं। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, फिर भी वे इसे खरीदने में असफल रहीं। और अब आज मुंबई जैसे एक छोटे शहर में इस लड़के के घर में, जिसका ईशा पटेल से खास रिश्ता था, रूभट्टी की एक बेशकीमती कृति दिखाई दी। अनुराधा पटेल खुद को रोक नहीं पाईं। वह अचानक खड़ी हो गईं और शीशे के कवर में रखे उस प्राचीन वॉश बेसिन के पास चली गईं। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया और उन्हें यह बिल्कुल असली लगने लगा। क्या हुआ? अर्जुन कपूर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। अर्जुन, क्या ये रूभट्टी आसमानी नीला चमकदार सूरजमुखी वॉश बेसिन असली है? अनुराधा पटेल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सिस्टम ने उन्हें अब तक कई अनमोल चीजें दी थीं, यहाँ तक कि पाटेक फिलिप कंपनी के शेयर भी। तो ये प्राचीन वॉश बेसिन नकली कैसे हो सकता था? गुल्प। अनुराधा पटेल ने जलन भरी निगाहों से देखा और मन ही मन अर्जुन कपूर के बारे में अपनी राय बदल ली। अब वह समझ रही थी कि यह लड़का उतना साधारण नहीं था। अगर यह रूभट्टी किसी और के पास होती तो वह इसे खरीदने की कोशिश करती, लेकिन अब क्योंकि वह ईशा पटेल की बुआ थी, उनसे मांगना उन्हें अजीब लग रहा था। वैसे अर्जुन, तुम्हारी और ईशा की मुलाकात कैसे हुई? अनुराधा पटेल ने फिर से बैठते हुए सहजता से पूछा। ओह, जिस वित्तीय बिल्डिंग में ईशा की कंपनी स्थित है वह मेरी संपत्ति है, अर्जुन कपूर ने हल्के से जवाब दिया। ईशा। अनुराधा पटेल ने तुरंत ध्यान दिया कि अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को ईशा कहकर पुकारा। ये नाम कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ था। सामान्य तौर पर केवल परिवार के लोग ही ईशा पटेल को इस नाम से बुलाते थे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति, खासकर कोई पुरुष, ईशा पटेल को ऐसे बुलाता तो वह नाराज हो जाती। लेकिन अब अर्जुन कपूर ने बड़ी सहजता से ईशा कहा और ईशा ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। कुछ तो गड़बड़ है। अब अनुराधा पटेल को यकीन हो गया था कि अर्जुन कपूर और ईशा पटेल के बीच साधारण दोस्ती से ज्यादा कुछ है। इसी समय अर्जुन कपूर का फोन बजा। जब उन्होंने फोन उठाया तो पता चला कि उनकी निजी यॉट सोलैंजे मुंबई के बंदरगाह पर पहुंच चुकी थी और उन्हें जाकर उसे स्वीकार करना था। ठीक है, मैं अभी आता हूं, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सीनियर अर्जुन, क्या हुआ? दया पटेल ने उत्सुकता से पूछा। ओह, मैंने एक छोटी यॉट खरीदी थी और वह अभी अभी डिलीवर हुई है। मुझे जाकर साइन करना होगा। अनुराधा जी, क्या आप भी चलना चाहेंगी? अर्जुन कपूर ने औपचारिक रूप से पूछा, लेकिन यह एक शिष्टाचार भरा संकेत था कि अब समय हो गया है कि वे चली जाएं। बिल्कुल, अनुराधा पटेल तुरंत तैयार हो गईं। यॉट से भी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ओह, अर्जुन कपूर थोड़ा चौंक गया। आमतौर पर लोग संकेत समझ जाते थे और मना कर देते थे, लेकिन ईशा पटेल की बुआ ने तो तुरंत हाँ कर दी। खैर, अब जब जाना ही है तो दिया पटेल और अनुराधा पटेल को साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में अनुराधा पटेल अनुमान लगाने लगीं। देखते हैं अर्जुन कपूर की यॉट कितनी महंगी होगी। अगर यॉट 10-20 करोड़ की होगी तो इसका मतलब होगा कि अर्जुन कपूर बस एक आम अमीर व्यक्ति है। अगर यॉट 40-50 करोड़ की हुई तो इसका मतलब होगा कि उसकी संपत्ति औसत से बेहतर है और वह किसी तरह पटेल परिवार के लिए योग्य हो सकता है। लेकिन अगर यॉट की कीमत सैकड़ों करोड़ों में हुई तो? आधे घंटे बाद वे बंदरगाह पर पहुंचे। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, दिया पटेल और अनुराधा पटेल ने एक विस्मयकारी नज़ारा देखा। सामान्य यॉट्स की लंबाई 10-20 मीटर होती है, लेकिन इन सभी छोटी यॉट्स के बीच लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल यॉट खड़ी थी। यह इतनी बड़ी और शानदार थी कि पूरे बंदरगाह में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थी। यहाँ तक कि पटेल परिवार की निजी यॉट भी इस यॉट के सामने छोटी लग रही थी। मुंबई जैसे छोटे शहर में इतनी बड़ी यॉट, ये किस अरबपति की है? एक अजीब विचार ने अनुराधा पटेल के दिमाग में दस्तक दी। नहीं नहीं, ये यॉट अर्जुन कपूर की नहीं हो सकती। उसने खुद कहा था कि उसने एक छोटी यॉट खरीदी है, लेकिन ये यॉट तो बहुत बड़ी है।
नहीं, ये संभव नहीं है। चलो मेरी छोटी यॉट को देख लेते हैं। अर्जुन कपूर आगे बढ़ा। दया पटेल और अनुराधा पटेल भी शंका और उत्सुकता के साथ उसके पीछे चल पड़ीं। जैसे ही वे उस विशाल यॉट के करीब पहुंचे, वहां स्टाफ पहले से इंतजार कर रहा था। क्या आप अर्जुन कपूर हैं, मिस्टर अर्जुन? स्टाफ ने पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, यह आपकी सोलंजे निजी यॉट है, कृपया यहाँ साइन करें। ये सुनते ही अनुराधा पटेल के होश उड़ गए। क्या? चैप्टर 91। बड़े आदमी को झटका लगा। अनुराधा पटेल हैरान थीं। उनका अभी अभी किया गया साहसी अनुमान सही निकला। यह विशाल जहाज वही छोटी यॉट थी जिसे अर्जुन कपूर ने खरीदा था। छोटी? ये कहाँ से छोटी दिख रही थी? और इस भारी भरकम जहाज की कीमत कितनी होगी? अनुराधा पटेल कुछ समय के लिए इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकीं। अर्जुन कपूर ने दस्तावेज लिया और अपना नाम साइन कर दिया। इसके बाद स्टाफ ने सोलंजे निजी यॉट के सभी दस्तावेज अर्जुन कपूर को सौंपे और वहां से चले गए। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे, अर्जुन कपूर, अनुराधा पटेल और दया पटेल। अर्जुन, ये सच में तुम्हारी निजी यॉट है? अब भी अनुराधा पटेल को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, अर्जुन कपूर ने हाथ में दस्तावेज लहराते हुए सहजता से जवाब दिया। तो फिर तुम्हारी यह छोटी यॉट कितने की है? अनुराधा पटेल ने फिर पूछा। उन्होंने पहले सोचा था कि अर्जुन कपूर की यॉट देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाएगा, लेकिन अब ये सब बेकार लग रहा था, क्योंकि ऐसी यॉट के बारे में सोचने की भी हिम्मत कैसे होती? ये बहुत महंगी होगी, है न? दया पटेल ने कहा। नहीं, बस 1.2 बिलियन की है, अर्जुन कपूर ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। क्या? बस 1.2 बिलियन? दया पटेल और अनुराधा पटेल दोनों को बिजली का झटका लगा। 1.2 बिलियन यानी 1500 करोड़ रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी। पटेल परिवार के लिए ये रकम ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई भी अरबपति इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक यॉट पर खर्च करने की हिम्मत नहीं करता। यॉट सिर्फ एक लग्जरी परिवहन साधन है, ज़रूरत नहीं बल्कि शौक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। 1.2 बिलियन सिर्फ एक मौज मस्ती की चीज़ पर खर्च कर देना, ये कितनी बड़ी बात थी। और यॉट खरीदने के बाद उसे मेंटेनेंस में भी करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर यह आदमी कितना अमीर होगा? चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। कहते हुए अर्जुन कपूर ने अपनी सोलंजे निजी यॉट पर चढ़ने का इशारा किया। हैरान और स्तब्ध दया पटेल और अनुराधा पटेल भी उसके पीछे चल दीं। जैसे ही वे अंदर पहुंची, उन्होंने यॉट की असली भव्यता देखी। इस क्षण यहाँ तक कि अनुराधा पटेल, जिन्होंने जीवन में कई आलीशान चीजें देखी थीं, भी हैरान रह गईं। ऊंचे दर्जे के अमीरों का जीवन सच में शाही होता है। अब वह अर्जुन कपूर को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करेंगी। इस विशाल यॉट को मात्र रखना ही यह साबित करता था कि अर्जुन कपूर की संपत्ति भयावह रूप से अधिक थी। ये बहुत शानदार है। दया पटेल एक आलीशान सोफे पर बैठ गई और आराम से गहरी सांस ली। काश आज का मौसम अच्छा होता तो मैं यहाँ स्विमसूट पहनकर सनबाथ लेती। अगली बार जब मौसम अच्छा होगा तो मैं अपनी बहन को भी यॉट पर सनबाथिंग के लिए बुलाऊंगी। सीनियर अर्जुन, आप मना तो नहीं करेंगे, है न? दया पटेल ने बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन कपूर को देखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा। दया पटेल उठी और धीरे से अर्जुन कपूर के पास आए और फुसफुसाए, तब बहन भी स्विमसूट पहनकर आएगी। खांसी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, अर्जुन कपूर ने गंभीरता से कहा। तो फिर आप मना नहीं करेंगे, है न? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ही। दया पटेल ने शरारत भरी मुस्कान दी। थोड़ी देर बाद अनुराधा पटेल लौट आईं। अब जब उन्होंने अर्जुन कपूर को देखा तो उनकी नज़रें पहले जैसी नहीं थीं। वैसे बुआ, सीनियर अर्जुन का खाना बहुत बढ़िया बनता है, हम आज रात सीनियर अर्जुन के घर डिनर करने चलें, दया पटेल ने सुझाव दिया। अर्जुन को खाना बनाना भी आता है। अनुराधा पटेल की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, उनके बनाए खाने का मुकाबला 5 सितारा होटलों के शेफ भी नहीं कर सकते। असंभव, इतना अच्छा खाना। तो फिर सीनियर अर्जुन, आज रात हमें अपने हाथों से पका हुआ खाना खिलाए। इसी समय सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, मिशन जारी, अपनी खाना बनाने की कला दिखाओ। मिशन समय 3 घंटे। मिशन इनाम, गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 35% स्वामित्व, 100% स्वामित्व प्राप्त करो। इनाम 54 अनुभव अंक। अब अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर ले तो वह गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 100% मालिक बन जाएगा। चलो खाना बनाते हैं। शाम को ईशा पटेल वापस लौटी और अनुराधा पटेल व दया पटेल अर्जुन कपूर की कोठी पहुंचे। अर्जुन कपूर ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज तैयार कर दी। अनुराधा पटेल ने थोड़ा संदेह से पहला निवाला लिया। अगले ही पल, हे भगवान, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या दुनिया में ऐसा खाना भी हो सकता है? उन्होंने फटाफट बाकी व्यंजन भी चखे और पूरी तरह चकित रह गईं। अब उन्हें समझ आया कि ईशा पटेल क्यों प्रभावित थीं। अर्जुन, मैं तुम्हें स्वीकार
करती हूँ। भोजन से प्रभावित होकर अनुराधा पटेल के मुंह से यह वाक्य निकल गया। सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। खाना बनाने की कला दिखाने का मिशन पूरा हुआ। बधाई हो। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 35% स्वामित्व प्राप्त किया, अब 100% मालिक बन गए। अब अर्जुन कपूर पूरी तरह गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के स्वामी बन चुके थे। रात में अर्जुन कपूर और ईशा पटेल ने स्वाद ग्रुप से निपटने की योजना बनाई। बस 2 दिन और पटेल ग्रुप पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 3 दिन बाद हम स्वाद ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ओके, अब स्वाद ग्रुप के अंत की घड़ी नज़दीक थी। चैप्टर 92। पहली बार मैंने उसे तब देखा जब वह जाने वाला था। क्यानशिंग नीलामी कंपनी के शेयर, जो दक्षिण की शीर्ष 10 नीलामी कंपनियों में से एक है। अर्जुन कपूर आज के सिस्टम इनाम से थोड़ा चौंक गए। उन्हें पहले कभी इस कंपनी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अगर सिस्टम ने इसे इनाम में दिया तो यह निश्चित रूप से साधारण कंपनी नहीं होगी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन कपूर ने तुरंत ऑनलाइन जाकर क्यानशिंग नीलामी कंपनी के बारे में जानकारी ली। क्यानशिंग नीलामी कंपनी दक्षिण भारत की शीर्ष 10 नीलामी कंपनियों में से एक थी। ये कंपनी लगभग 10 वर्षों से स्थापित थी और प्राचीन वस्तुएं, कलाकृतियां आदि की नीलामी के क्षेत्र में कार्यरत थी। इसके देश भर में कई नीलामी केंद्र थे। सिर्फ नीलामी ही नहीं, बल्कि पुरानी वस्तुओं का संग्रह, खरीद फरोख्त और व्यापार भी इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय था। कुल मिलाकर क्यानशिंग नीलामी कंपनी बहुत शक्तिशाली थी। ओह, जब अर्जुन कपूर ने क्यानशिंग नीलामी कंपनी के कार्यक्षेत्र को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक महत्वपूर्ण बात अचानक उसके दिमाग में आई। जब वह कपूर कैपिटल ग्रुप की जानकारी का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पिछले कुछ महीनों में कपूर कैपिटल ग्रुप ने 2 बहुत बड़े निवेश किए थे। इनमें से एक निवेश कलाकृतियों से जुड़ा था। कपूर कैपिटल ग्रुप ने चिराग वर्मा, जो कोलकाता प्रांत का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, के साथ गुप्त रूप से गठजोड़ कर लिया था। इसके बाद कपूर कैपिटल ग्रुप ने चिराग वर्मा की पेंटिंग्स की कीमतें जबरदस्त रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पिछले कुछ महीनों में जो पेंटिंग्स पहले लाखों में बिकती थीं, उनकी कीमतें अब करोड़ों में पहुंचा दी गई थीं। कुछ पेंटिंग्स की कीमतें 10 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंचा दी गईं। ये पहली बार नहीं था जब किसी आधुनिक चित्रकार की कलाकृतियों को बड़ा चढ़ाकर बेचा गया हो। कई आधुनिक चित्रकारों की पेंटिंग्स को सोची समझी योजना के तहत 100 करोड़ से भी ऊपर की कीमत तक बढ़ाया गया था। कुछ मामलों में इन पेंटिंग्स की कीमतें तो संग्रहालय स्तरीय प्राचीन कलाकृतियों से भी ज़्यादा हो गई थीं। कपूर कैपिटल ग्रुप ने इस योजना में हजारों करोड़ रुपये झोंक दिए थे। उनका उद्देश्य था चिराग वर्मा की पेंटिंग्स को बाजार में एक प्रतिष्ठित ब्रांड बनाना और फिर उन पेंटिंग्स को छोटे छोटे हिस्सों में बेचना और जबरदस्त मुनाफा कमाना। वर्तमान में कपूर कैपिटल ग्रुप के पास चिराग वर्मा की दर्जनों मूल्यवान पेंटिंग्स थीं। उनका पूरा प्लान था कि धीरे धीरे इन पेंटिंग्स को बाजार में उतारकर एक बड़ी कमाई की जाए। तो अब मेरे पास एक शानदार मौका है, अर्जुन कपूर ने सोचा। अब जबकि सिस्टम ने उसे क्यानशिंग नीलामी कंपनी के शेयर दिए थे तो अब इस पूरे खेल में वह भी शामिल हो सकता था। नीलामी कंपनियों में कलाकृतियों की कीमतें घटाने या बढ़ाने के गुप्त नियम हमेशा से रहे हैं। अब देखते हैं कि मैं इस खेल को कैसे पलट सकता हूं। अर्जुन कपूर ने तुरंत क्यानशिंग नीलामी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को कॉल किया और उन्हें आदेश दिया, चिराग वर्मा की पेंटिंग्स की बाजार कीमतें गिरा दो। कोई समस्या नहीं। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत तैयार हो गए। यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने पहले भी कई आधुनिक कलाकृतियों को बढ़ाया या गिराया था। अब अगर केवल कीमतें गिरती तो कपूर कैपिटल ग्रुप को केवल हल्का नुकसान होता, लेकिन अगर चिराग वर्मा की साख पर भी सवाल उठ जाएं तो कपूर कैपिटल ग्रुप के 2000 करोड़ रुपए पूरी तरह डूब सकते हैं। इसका हल निकालना होगा। अर्जुन कपूर को याद आया कि अब उसके पास गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का 100% स्वामित्व है और चिराग वर्मा कोलकाता प्रांत से ही था। अब असली खेल शुरू होगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को आदेश दिया कि वे चिराग वर्मा की पृष्ठभूमि और उसकी छवि की पूरी तरह जांच करें। सब काम हो जाने के बाद अर्जुन कपूर संतोषपूर्वक मुस्कुराए। सिर्फ 2 फोन कॉल्स में उन्होंने कपूर कैपिटल ग्रुप के 2000 करोड़ के निवेश को डूबने के कगार पर पहुंचा दिया। यह एहसास बहुत शानदार है, अर्जुन कपूर ने खुशी से सोचा और खाने के लिए चला गया। खाने के दौरान अर्जुन कपूर को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल मिली। नमस्ते, क्या आप अर्जुन कपूर बोल रहे हैं? मैं मारी का डेलाइट पाटेक फिलिप कंपनी का प्रतिनिधि हूं। आज दोपहर मैं मुंबई पहुंच रहा हूं। क्या आप मुझे मिलने का स्थान बता सकते हैं? पाटेक फिलिप का प्रतिनिधि। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कई दिनों से इस कॉल का इंतजार किया था। अब जब पाटेक फिलिप की डील फाइनल होनी थी तो वह इस अवसर के लिए बहुत उत्साहित थे। हम मुंबई के सुगंधा टॉवर रेस्तरां में मिलते हैं। जब आप पहुंचेंगे तो मैं किसी को लेने भेज दूंगा। ठीक है, श्री अर्जुन। दूसरी ओर पटेल ग्रुप में अनुराधा पटेल ने एक बार फिर ईशा पटेल से मुलाकात की। ईशा, तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं अचानक मुंबई क्यों आई।
जी बुआ, ईशा पटेल ने हल्का सिर हिलाया। सच कहूँ तो कल की मुलाकात के बाद मैं अर्जुन से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि वह हमारे परिवार का दामाद बनने के लायक है। ईशा पटेल चौंक गईं। उन्हें लगा था कि उनकी बुआ उन्हें रोकने आई हैं, लेकिन अब बात कुछ और ही निकली। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पापा से अर्जुन कपूर के बारे में बात करूंगी तो शायद इसका उल्टा असर हो। उन्होंने कभी अर्जुन को देखा नहीं है। अगर उन्हें सिर्फ यही पता चले कि अर्जुन ने 1000 करोड़ की यॉट खरीदी है तो वे उसे एक बिगड़ैल अमीर समझेंगे। तो ईशा, अर्जुन की कोई शक्तिशाली पहचान बताओ जिससे तुम्हारे पापा को प्रभावित किया जा सके। ईशा पटेल सोच में पड़ गईं। अगर कोई प्रभावशाली पहचान नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो, मैं आज रात फिर अर्जुन के घर जाऊंगी और कुछ नया जानने की कोशिश करूंगी। चैप्टर 93। बुजुर्ग बहुत खुश थे। दोपहर के समय अर्जुन कपूर सुगंधा टॉवर के पहले मंजिल पर बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए पाटेक फिलिप के प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सुगंधा टॉवर में दाखिल हुआ। श्री अर्जुन। वह आदमी स्पष्ट रूप से अर्जुन कपूर को पहचानता था और शीघ्रता से उनके पास आकर उनका अभिवादन किया। आप कौन हैं? अर्जुन कपूर ने उसे नहीं पहचाना। श्री अर्जुन, मैं हेमंत भाटिया हूँ, यशवंत ग्रुप का मालिक। हम पहले मिल चुके हैं, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शिष्टता से जवाब दिया। ओह श्री भाटिया, नमस्ते। अब अर्जुन कपूर को हल्की पहचान हुई कि शायद वे किसी व्यावसायिक सभा में मिले होंगे। इसी दौरान कुछ और मेहमान सुगंधा टॉवर में दाखिल हुए। इन मेहमानों में एक शख्स को अर्जुन कपूर पहले से जानते थे। ये राकेश राजपूत था, मुंबई के अमीर कियानशिंग परिवार का उत्तराधिकारी। राकेश राजपूत ईशा पटेल के प्रेमियों में से एक था। एक पार्टी में उसने ईशा पटेल का पुरुष साथी बनने की कोशिश की थी, लेकिन ईशा ने उसे साफ मना कर दिया था। उस पार्टी में ईशा ने अर्जुन कपूर का हाथ थाम लिया था, जिससे राकेश राजपूत बुरी तरह जल उठा था। अब जब उसने अर्जुन कपूर को फिर से देखा तो उसके चेहरे पर खटास साफ झलक रही थी। राकेश राजपूत का चेहरा सहज नहीं था। पिछली घटना की वजह से वह अब भी अर्जुन कपूर से नफरत करता था। राकेश भाई, ये कौन है? उसके साथ आए गंजे अमीर आदमी ने जिज्ञासा से पूछा। अरे, ये तो बस एक निकम्मा लड़का है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करता है, राकेश राजपूत ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। राकेश जी, श्री अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। हेमंत भाटिया ने बीच में बोलते हुए कहा। क्या, यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का अध्यक्ष? सभी लोग हैरान रह गए। नामुमकिन। राकेश राजपूत भी चौंक गया और उसके चेहरे पर असहजता आ गई। उसे लगा था कि अर्जुन कपूर सिर्फ एक आम आदमी है, लेकिन अब पता चला कि वह एक बड़ी कंपनी का अध्यक्ष था। भले ही यह यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप का अध्यक्ष हो, लेकिन मेरे लिए यह कोई खास बात नहीं है। मैं तो अभी कोलकाता प्रांत के सबसे बड़े व्यवसायी हेमंत भाटिया से मिलने जा रहा हूँ। हमारे और उनके बीच का व्यापार इतना बड़ा है कि यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप उस पर नज़र भी नहीं डाल सकता। वाह वाह, राकेश भाई तो असली बिजनेस आइकन हैं। उसके साथ ही उसकी खूब चापलूसी करने लगे। मुंबई में भला कौन उनकी बराबरी कर सकता है? राकेश भाई इस पीढ़ी के सबसे होनहार युवा हैं। हेमंत भाटिया का आगमन। बातें चल ही रही थीं कि सुगंधा टॉवर के दरवाजे पर एक चमचमाती रोल्स रॉयस घोस्ट आकर रुकी। इसके बाद एक गरिमा में सज्जन अंदर आए। ये हेमंत भाटिया थे, कोलकाता प्रांत के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक। श्री भाटिया, आप आ गए। नमस्ते श्री भाटिया, राकेश राजपूत ने झट से आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। नमस्ते। हेमंत भाटिया ने हल्का सिर हिलाया। बाकी लोग भी उनसे मिलने आगे आए। राकेश राजपूत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अर्जुन कपूर की ओर घमंडी नजरों से देखा। देख लिया, तुम और मैं एक ही स्तर पर नहीं हैं। तुम बस यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप के अध्यक्ष हो, लेकिन मैं हेमंत भाटिया जैसे लोगों के साथ व्यापार करता हूँ। तुम्हारी हैसियत मेरी बराबरी करने की नहीं है। राकेश राजपूत ने धीरे से अर्जुन कपूर के पास जाकर गर्व से फुसफुसाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद को समझता और ईशा पटेल से दूर हो जाता। केवल अमीर और ऊंची हैसियत वाले लोगों को ही ईशा पटेल से रिश्ता जोड़ने का हक है। तुम उसके लायक नहीं हो। अर्जुन कपूर का जवाब। हा। अर्जुन कपूर हंस पड़े। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जाकर आईने में देखता और समझता कि कुएं के मेढक को दुनिया कितनी बड़ी लगती है। तुम क्या बोले? राकेश राजपूत गुस्से से आग बबूला हो गया। पाटेक फिलिप प्रतिनिधियों का आगमन। इसी बीच सुगंधा टॉवर के दरवाजे फिर से खुले। कुछ विदेशी प्रतिनिधि अंदर आए। उनके साथ नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 2 बॉडीगार्ड थे। बॉस, पाटेक फिलिप कंपनी के प्रतिनिधि श्री मारिक एडेलाइड आ गए हैं। ये सुनते ही पूरा माहौल थमसा गया। पाटेक फिलिप, ये लोग पाटेक फिलिप के प्रतिनिधि हैं। अब पूरे चाय घर का ध्यान इन विदेशी प्रतिनिधियों की ओर चला गया। पूर्ण स्तब्धता। यह क्या हो रहा है? राकेश राजपूत, हेमंत भाटिया और अन्य लोग पूरी तरह चौंक गए। पाटेक फिलिप का सम्मान।
ये हमारे अध्यक्ष श्री अर्जुन हैं। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने पाटेक फिलिप के लोगों को परिचय दिया। नमस्ते श्री अर्जुन, मारिक अडेलाइड ने बेहद सम्मानजनक अंदाज में हाथ मिलाया। पाटेक फिलिप के प्रतिनिधि अर्जुन कपूर को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? अर्जुन कपूर कौन है? अब राकेश राजपूत और हेमंत भाटिया पूरी तरह स्तब्ध थे। इसके बाद अर्जुन कपूर और पाटेक फिलिप के लोग दूसरे मंजिल पर गए और बातचीत करने लगे। नीचे सभी लोग सन्नाटे में थे। श्री भाटिया, क्या हम भी अंदर जाएं? नहीं, हम यहीं रुकेंगे, हेमंत भाटिया ने सख्ती से कहा। अब वह अर्जुन कपूर के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। शेयरधारक बनने की प्रक्रिया पूरी। बातचीत के दौरान अर्जुन कपूर ने पाटेक फिलिप के 4% शेयर अधिकृत रूप से प्राप्त कर लिए। अब वह पाटेक फिलिप के शेयरधारकों में शामिल हो चुके थे। चैप्टर 94। दोनों इतने हैरान थे कि उन्हें एक दूसरे का सामना करना पड़ा। राकेश राजपूत और बाकी अमीरजादों की आश्चर्य से भरी निगाहों के सामने हेमंत भाटिया सीधे अर्जुन कपूर के पास आए और फ्लैटरी से भरे स्वर में अभिवादन किया। नमस्ते श्री अर्जुन, मैं हेमंत भाटिया हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हेमंत भाटिया ने सोचा कि अगर पाटेक फिलिप के प्रतिनिधि भी अर्जुन कपूर का इतना सम्मान कर रहे हैं तो उनका अर्जुन को खुश करना तो बनता ही है। लेकिन यह नज़ारा राकेश राजपूत और मुंबई के अन्य अमीरजादों के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। उनकी नज़रों में हेमंत भाटिया पहले से ही एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनसे मिलना भी एक सौभाग्य माना जाता था। लेकिन अब वही बड़े व्यापारी इस युवा के सामने इतना झुक रहे थे। क्या ये तर्कसंगत था? ओह नमस्ते। हेमंत भाटिया को इतना विनम्र देखकर अर्जुन कपूर ने भी शिष्टतापूर्वक जवाब दिया। हेमंत भाटिया का बिजनेस कार्ड, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। हेमंत भाटिया ने शालीनता से अपना कार्ड अर्जुन कपूर को सौंपा। अर्जुन ने एक नज़र डाली। वे यशवंत ग्रुप के अध्यक्ष थे, साथ ही सानफेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष भी। उनके विजिटिंग कार्ड पर उपलब्धियों की लंबी सूची थी। माफ़ करिए, मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, अर्जुन कपूर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। कोई बात नहीं श्री अर्जुन, क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूँ? इसके अलावा क्या आपका पाटेक फिलिप कंपनी से कोई विशेष संबंध है? मैं इसे नोट कर लूँ। हेमंत भाटिया ने असली सवाल पूछ ही लिया। उनकी असली दिलचस्पी इस बात में थी कि अर्जुन कपूर और पाटेक फिलिप के बीच आखिर क्या रिश्ता है। अर्जुन कपूर का जवाब, कोई विशेष संबंध नहीं, मैं सिर्फ पाटेक फिलिप का शेयरधारक हूँ। अर्जुन कपूर ने हल्के से जवाब दिया। पाटेक फिलिप का शेयरधारक? धत्तेरी की। पूर्ण स्तब्धता। हेमंत भाटिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। पास में खड़े राकेश राजपूत और बाकी लोग एकदम हिल गए, खासकर राकेश राजपूत। उसका मुंह खुला रह गया। क्या कहा? अर्जुन कपूर पाटेक फिलिप का शेयरधारक है? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा मामला है। अभी अभी जो हुआ था, राकेश राजपूत अभी कुछ देर पहले तक अर्जुन कपूर के सामने अपनी हैसियत का दिखावा कर रहा था। वह अर्जुन को कह रहा था कि वह ईशा पटेल के योग्य नहीं है। लेकिन अब सच तो ये था कि वह खुद ही एक कुएं के मेढक जैसा था। नजरें झुक गईं। कुछ देर पहले तक जो व्यक्ति खुद को महान समझ रहा था, अब उसने नजरें झुका लीं। हेमंत भाटिया का सम्मान। श्री अर्जुन, आप वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हैं, हेमंत भाटिया ने संकोचपूर्वक कहा। अब तक जो मुंबई के अमीर लोग राकेश राजपूत की चापलूसी कर रहे थे, वे अब अर्जुन कपूर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन कपूर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अब पाटेक फिलिप के शेयर अर्जुन कपूर के पास थे। अर्जुन कपूर ने वहां से जाने का बहाना बना लिया और निकल गए। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से सूचना। दोपहर में अर्जुन कपूर अपने विला में वापस आए। उन्होंने पाटेक फिलिप के कागजात टेबल पर रख दिए और आराम करने चले गए। तभी फोन बजा। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ से एक मैसेज आया। बॉस, हमने चिराग वर्मा से जुड़ी एक बहुत ही विस्फोटक खबर खोज निकाली है। अगर यह खबर फैलाई गई तो चिराग वर्मा का पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी सारी पेंटिंग्स की कीमत शून्य हो जाएगी। अर्जुन कपूर चौकन्ने हो गए। ओह, कौन सी खबर? हमारे लोगों ने 60 वर्षीय चिराग वर्मा की तस्वीरें ली हैं। वह एक 20 साल की युवती के साथ होटल में था। होटल में एक 20 साल की लड़की। अर्जुन कपूर चौंक गए। लेकिन ये तो बस एक स्कैंडल है। इससे उसकी साख को थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। बॉस, असली खबर तो अभी बाकी है। हमने उस 20 साल की युवती की पहचान की जांच की, और जब हमने उसकी असली पहचान देखी तो हम खुद ही चौंक गए। ओह, कौन है वह? बॉस, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि चिराग वर्मा के पोते की मंगेतर है। क्या? अर्जुन कपूर एकदम हिल गए। ये आदमी तो कमाल का है। अब चिराग वर्मा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब इस खबर के बाहर आते ही उसकी पेंटिंग्स की कीमत शून्य हो जाएगी। अब कपूर कैपिटल ग्रुप को अरबों का नुकसान होगा। तुरंत ये खबर लीक कर दो, सभी सबूत सार्वजनिक कर दो, और हॉट सर्च भी खरीदो। समझ गए बॉस? कपूर कैपिटल ग्रुप में तबाही। उधर जयंत कपूर अपने ऑफिस में था।
सर, चिराग वर्मा की पेंटिंग्स की कीमत 40-50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जल्द ही हम इससे अरबों की कमाई कर लेंगे। नहीं, हमें इसे और ऊपर ले जाना होगा। मेरा लक्ष्य हर पेंटिंग की कीमत 70-80 करोड़ या 100 करोड़ करना है। 300 करोड़ और लगाओ और प्रचार बढ़ाओ। जी सर, लेकिन 1 घंटे बाद। सर, बुरी खबर, आप खुद देखिए। कौन सी बुरी खबर? सर, आपने अरबों गंवा दिए। क्या? जयंत कपूर ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चैप्टर 95। सच सामने आ गया। सच और सिर्फ सच। तबाही की शुरुआत। चौंकाने वाला खुलासा। नैतिकता के खिलाफ प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार चिराग वर्मा ने अपने ही पोते की मंगेतर के साथ धोखा किया। ये हेडलाइन देखते ही जयंत कपूर का दिल जैसे थमसा गया। हॉट सर्च पर सनसनी। यह क्या बकवास है? जयंत कपूर ने घबराकर हॉट सर्च खोला। जैसे ही उन्होंने वीडियो प्ले किया, एक तस्वीर स्क्रीन पर उभर आई। तस्वीर में चिराग वर्मा अपने पोते की मंगेतर के साथ होटल के लॉबी में चेक इन कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। और उसके ठीक बाद एक और तस्वीर, जिसमें चिराग वर्मा का पोता और उसकी मंगेतर एक साथ रोमांटिक पलों में थे। ये तो सीधा अपराध है। सोशल मीडिया पर गुस्से का तूफान। धत्तेरी की, चिराग वर्मा कमाल का आदमी निकला। ऐसा व्यक्ति भारत का महान चित्रकार कहलाने के लायक नहीं है। इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। जो अपने पोते की मंगेतर तक को नहीं छोड़ता, वह इंसान नहीं, राक्षस है। कमेंट सेक्शन में लाखों लोगों ने चिराग वर्मा के बहिष्कार की मांग की। जयंत कपूर की घबराहट। ये क्या हो रहा है? जल्दी से बताओ। जयंत कपूर ने अपने प्रबंधकों से जवाब मांगा। सर, हमें खुद नहीं पता। 1 घंटे पहले ये खबर अचानक हर बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म और वीडियो साइट पर आ गई। अब ये हॉट सर्च में भी ट्रेंड कर रही है। जयंत कपूर के माथे पर पसीना आ गया। अभी यह खबर बस ट्रेंडिंग में है, लेकिन अगर यह और ज़्यादा फैल गई तो ये हमारे लिए विनाशकारी साबित होगी। पीआर टीम को आदेश। तुरंत पीआर टीम से कहो कि इस खबर को दबाने के लिए हर संभव कोशिश करें। जल्दी से इसे हटवाओ। जी सर। जयंत कपूर ने खुद भी अपने संपर्कों को फ़ोन किया ताकि किसी तरह ये खबर इंटरनेट से हटाई जा सके। अर्जुन कपूर की अगली चाल। दूसरी ओर अर्जुन कपूर भी यह खबर देख चुके थे। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने बड़ी सफाई से यह खबर हर बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर फैला दी थी। अब चाहे कपूर कैपिटल ग्रुप जितनी भी कोशिश कर ले, एक वेबसाइट से खबर हटेगी तो दूसरी पर मौजूद रहेगी। अब इस आग में घी डालने की बारी है। अर्जुन कपूर ने तुरंत क्यानशिंग नीलामी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन किया। इस खबर को और तेज़ी से फैलाने में मदद करो। इसे हॉट सर्च में पहले नंबर पर ले जाओ। समझ गया, श्री अर्जुन। अब ये पूरा मामला नियंत्रित करना कपूर कैपिटल ग्रुप के बस की बात नहीं रही। सोशल मीडिया पर विस्फोट। कुछ ही मिनटों में ये खबर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले नंबर की ट्रेंडिंग बन गई। लाखों लोग इस पर चर्चा करने लगे। अब जयंत कपूर को ये खबर रोकने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। हरामखोर, ये किसने किया? गुस्से में जयंत कपूर ने अपने डेस्क पर रखा लैपटॉप और फाइलें ज़मीन पर फेंक दी। सब कुछ बर्बाद। अब चिराग वर्मा की प्रतिष्ठा पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। जो पेंटिंग्स करोड़ों की कीमत पर बेची जा रही थी, अब शायद हजारों में भी न बिकें। जयंत कपूर की आखिरी कोशिश। जल्दी से प्रबंधक बत्रा को बुलाओ। कुछ ही मिनटों में प्रबंधक बत्रा अंदर आए। 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें 300 करोड़ निवेश करने के लिए कहा था। उसका क्या हुआ? सर, सब सेट हो चुका है। 300 करोड़ का फंड विभिन्न मार्केटिंग एजेंसियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्या 300 करोड़ पहले ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं? हरामखोर। जयंत कपूर ने गुस्से में अपनी कुर्सी जोर से पीछे धकेली। दूसरी बुरी खबर। सर, एक और बुरी खबर आई है। अब क्या हुआ? चिराग वर्मा और उसकी पोते की मंगेतर दोनों देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने विदेश की फ्लाइट ले ली है। क्या? अब तो जयंत कपूर पूरी तरह ढह गए। पूरा 2000 करोड़ का नुकसान। यानी कि हमने 1000 करोड़ में चिराग वर्मा की पेंटिंग्स खरीदी, फिर 1000 करोड़ का मार्केटिंग बजट डाला, और अब सब कुछ खत्म। 2000 करोड़ का नुकसान। बुजुर्ग कपूर की प्रतिक्रिया। अब जयंत कपूर को अपने पिता बुजुर्ग कपूर को ये खबर देनी ही थी। क्या एक ही झटके में 2000 करोड़ बर्बाद कर दिए? कितने निकम्मे हो तुम सब। तुम जैसे नालायक लोगों को पालने से अच्छा था मैं खुद ही कुछ कर लेता। तुरंत पता लगाओ कि यह सारा खेल किसने रचा। जिसने भी ये किया है उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। अर्जुन कपूर का अगला कदम। यंगताई रियल एस्टेट ग्रुप विला के अंदर अर्जुन कपूर बड़े सुकून से ये सब देख रहे थे। वाह, एक ही दिन में 2000 करोड़ का नुकसान। अब अगला हमला कपूर कैपिटल ग्रुप के किस प्रोजेक्ट पर किया जाए? अर्जुन कपूर यही सोच रहे थे, तभी डोरबेल बजी। अब कौन आया? अर्जुन कपूर ने सोचा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़े।